सत्यात्मक नियम नीति निर्णय कानून विधान उनमें से जो मानवीय संवर्ग था वो जंगल राज की इस प्रणाली से, इस प्राकृतिक तांडव नर्तन से कि जो कोई भी वहां पे शक्तिशाली होगा वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, वो तानाशाह बन जाएगा और वो शिकारी बनकर बाकी संपूर्ण अधीनस्थ वर्ग को अपना शिकार समझेगा। तो ये जो जंगली वहसीपन है ये प्राकृतिक तांडव नर्तन है। जंगल में पूरी दुनिया में आप इसे देख सकते हैं, आज भी ये विद्यमान है, मौजूद है, देखा जा सकता है जाकर। वहां पर सही और गलत के तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां पर सबल का शासन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछलियों को निगलते रहने की प्राकृतिक व्यवस्था या जंगली वैसीपन सर्वत्र कायम है। कहीं भी देख सकते हैं कि जो जिससे सबल है वो उसको निग्रहित कर रहा है, निगल रहा है। इन चारों की वहां बसाहट थी जंगल में, प्राकृतिक वातावरण में, उसी तांडव नर्तन को जी रहे थे। किसी भी प्राणी को किसी सबल ने पकड़ा, अंदर का खा गया, ऊपर का खाद उतार के पहन लिया। जो जिससे सबल ठहरा उसने अपने से तुलनात्मक दृष्टि से अबल वर्ग को अपने अधीन कर लिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जंगल की। इसमें उनको ना कोई ऐतराज है किसी को, ना समस्या है किसी को, ना उनके जीवन का कोई महत्व है, ना उनके जीवन की कोई उनको आवश्यकता अनुभव होती है। कब कौन सी चींटी इस हाथी के नीचे दब के मर गई और उसके मरने से जंगल में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो वहां जीवन मूल्यहीन भी है। उनको अपना मूल्य तभी बोध को प्राप्त होगा जब उनका मनोबुद्धि का विकास हो। जब तक ये मानसिक विकास नहीं होता तब तक वो मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं होता। अब जो मानव कायाधारी वहां जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी होते हुए प्रतिष्ठित हो गए, ये क्रम विकास का सिद्धांत है जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। वो एक ऐसे ही सामान्य बुद्धि के द्वारा घटनाओं का अध्ययन करके सिर्फ लिखा गया था, वो कोई शोध अनुसंधान का परिणाम नहीं। चार्ल्स डार्विन ना कोई बहुत बड़े ऋषि हैं, ना कोई बहुत विकसित जीव हैं, एक मनोवैज्ञानिक जैसे आदमी हैं। केवल उनकी बौद्धिक यात्रा भी है, मानसिक स्तर की आत्मा है, लेकिन उसको भी ये दिख जाता है। इस क्रमबद्ध विकास को यदि तुम बौद्धिक रूप से थोड़े से चतुर हो तो तुम भी देख लोगे इसे और पढ़ने पढ़ाने लगोगे। शिक्षा में पाठ्यक्रम में चार्ल्स डार्विन प्रवेश कर गए, सबको पढ़ाया जा रहा है और काफी हद तक वो
यथार्थ है, वैसा ही हुआ है दरअसल। मनुष्य वैसा ही विकसित होकर उनके बीच में प्रतिष्ठित तो हो गया, लेकिन वो इस तांडव नर्तन से अपने आप को सहमत होता हुआ नहीं पाया। तो जिनका जिनका औसत बौद्धिक स्तर ऊंचा उठता गया, उनको ये दिखने लगा। जितनी मात्रा में जो अधिक मनस्वी, जो अधिक तार्किक, जो अधिक बुद्धिमान होता चला गया, वो उस जंगल से बाहर आता चला गया। आज भी वहां पे वनवासी आदिवासी जो है वो निकल के एक एक करके आपकी मुख्य धारा में समाज के आ रहे हैं। तो वो जो जंगल राज था, मानसिक विकास के बाद वो मूल्य बोध को प्राप्त हो गया, अपने जीवन का भी मूल्य उसे समझ में आने लगा, बाकी चीजों की मूल्यवत्ता भी उसकी नजर में, कि सोना है ये इतना महंगा, लोहा उससे कम महंगा, चांदी मध्यम। ये मूल्य बोध किनको हुआ? जो मानसिक रूप से विकसित हुए। तो मूल्य बोध के कारण वहां पर किसी का बच्चा मारा जाए, कोई शेर आके खा गया, तो वो असहमत होता था उस तांडव नर्तन से, कहता था ना ये तो मुझे प्रिय नहीं। ये सबल द्वारा अबल पर किया जाने वाला जंगली बहसीपन, तांडव नर्तन, ये उसे पसंद क्यों आएगा जो जरा भी प्रबुद्ध है। तुम थोड़े से भी बुद्धिमान होगे, जैसे ही तुम्हारा मानसिक विकास होगा, तो मन में मान का बोध है, वहां मान मर्दन लगने लगा कि किसी को भी मुंडी पैरों के नीचे दबा के गर्दन कोई कुचल रहा है तो उसको मान मर्दन लगने लगा। जीव मर्दन की जगह मान मर्दन ज्यादा कीमती सिद्ध होने लगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होने लगा, और वहां से वो खिसकने लगे उस जंगली व्यवस्था से। कुछ लोग जो इस मान मर्दन से सहमत नहीं हुए, बाहर आए, जंगल से ही आ पाए हैं सारे। शहरीकरण भी गांव से भाग कर हुआ है, और गांव देहात, वो गंवार जो लोग भी हैं वो भी जंगल से आए हैं, अभी ज्यादा नहीं सुधरे हैं, इसलिए ग्रामीण है, पिछड़े हैं, गांव देहात में रह रहे। लेकिन वो गांव देहात जंगल से बाहर बस्ती, गांव, विशेष बसाहट, मन में वासनाएं होती हैं, बसने की इच्छा, मन अर्थ समझता है, तो वसु माने धन होता है, धन का बोध, धन का उपार्जन, सारी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। अब आप देखिए, जिन्हें लगा कि वहां पर मूल्यों का नाश हो रहा है, वो निकल के भागने लगे। जब तक तुम तांडव नर्तन से उब नहीं जाते हो, तब तक तुम पिछड़े हुए ही मान्य हो। जैसे ही तुमको वो खराब लगने लगेगा, तुम बाहर आओगे उससे। बाबा अम्बेडकर का मानसिक विकास हुआ, वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा उनके मान सम्मान को जचता नहीं जो चल रहा है, जंगली बहसीपन। जंगल में जन्मतः कोई भी किसी की गद्दी पर बैठता रह सकता है, राजा का लड़का राजा बन जाता है। वहां पर सिंहों के डबरे हैं, सियारों के डबरे हैं, वहां पर मगरमच्छों के डबरे हैं। उन डबरों में वो रह रहे हैं, वहीं सड़ रहे हैं, वहीं गल रहे हैं, उसी दशा में अरबों वर्षों से हैं, और कहीं कोई उनका कपड़ा तक नहीं सिल पाया। ना मगरमच्छ की कोई ड्रेस बनी, वेशभूषा, वस्त्रालंकार, आवास निवास। क्यों? ये मनस के विकास पर आएगा। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास जब होगा, तब तुमको मूल्य बोध होगा, मूल्य से अर्थ बोध होगा, अर्थ से धन की लिप्सा जागेगी, वेशभूषा का मूल्य समझ में आएगा,
आप पहनने लगोगे, बनवाने लगोगे। सुंदरता, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब मानसिक विकास की देन। पशुओं में न कोई रूप बोध है, न रस बोध है, न गंध बोध है, न शब्द बोध है। कोई भी शब्द बोलो उनको सारे शब्द एक समान। खाना है तब भी भौं, बीमार है तब भी भौं, गुस्सा है तब भी भौं, प्रसन्न है तब भी भौं। तो उनके सभी शब्द एक ही प्रकार। बिल्ली का म्याऊं ही चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, दो चार कोई कम ज्यादा करके थोड़ा बहुत बोल देगा, कोई विशिष्टता नहीं। अमानवीय भाषा लाखों करोड़ों शब्दों का संग्रह, उन सब के अर्थ। इस अर्थबोध को कौन प्राप्त हुआ? आपका मनस्तत्व। जैसे ही अर्थबोध प्राप्त हुआ, मूल्यबोध हासिल हुआ, स्वाभिमान विकसित हुआ, इज्जत बेइज्जती की अनुभूति होने लगी, कुचले जाने पर उससे बाहर हटने लगी। तो जंगल से भाग भाग के आप समाज बसाने लगे, समूह बसने लगे, समुदाय बसने लगे, संप्रदाय बनने लगे। क्यों? समूह माने क्या होता है? समान विचारधारा, ऊहापोह माने विचार विमर्श। समूह माने होता है समान विचार के लोगों का संगठन। तो आप सामूहिक, सामुदायिक और सांप्रदायिक बनने लग गए। क्या? कि सभी के मूल्यों की रक्षा हो, सबके जीवन की रक्षा हो, सबके मूल्यों का विकास हो। तो शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधाएं और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं सब आपकी रिक्वायरमेंट बन गई। जैसे ही आप जंगल से भागे, समाज का आपने निर्माण किया, वैसे ही आप उस बहसीपन से छूटने के लिए अपने अपने मूल्यों की प्रतिष्ठा चाहने लगे और ऐसे ही समान विचारधारा वाले उस समाज के सदस्य बनने लग गए। तो एक सामाजिक गठन हुआ, सामाजिक सभ्यता पनपी, जो जंगल राज से बाहर आई। आदि जंगली प्राकृतिक वातावरण से जो लोग भी उस तांडव नर्तन को नहीं सहन कर सके, सबल वर्ग का, वो समाज बनाने लगे। कहीं सबल और अबल नहीं, समाज, सामान्यीकरण होगा सबका, कि सबल अबल दोनों सम होंगे, समाधिकारी होंगे, सामाजिक होंगे। तो समता से जन्म होता है जिसका, उसे समाज कहते हैं। तो समधन जा है वो। अगर तुम सम को, जो जिससे माने वो सामाजिकता कैसे जन्मी, इसका उसमें अर्थ है। तुम कैसे जन्मे ही नहीं, तो समाज कैसे जन्मा, तो समता के सिद्धांत थे। तो सम शब्द में जा जन्मार्थक है। तो आप सामाजिक प्राणी बन गए। सभी लोग समान रूप से ऊहापोह माने विचार विमर्श, समान मत वाले, पारस्परिक सहमति से आप रहने लग गए। और महाभारत का एक श्लोक कहता है, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका। न किसी राज्य की प्रधानता, न किसी राजा की प्रधानता, न किसी दंड की प्रधानता, न किसी दंडाधिकारी की प्रधानता। तो फिर कैसे चलेगा? ये तो जंगल में चाहिए, फिर ये मंगल कैसे चलेगा? तो एक मांगलिक समाज जांगलिक समाज से हट के बसाया। और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, समाज की नींव पड़ गई। मंगलमय हो मिलन तुम्हारा,
सब लोग मिल बैठ के आपस में हर चीज उस सामाजिक व्यवस्था को बोले कैसे चलाएं, जैसा जंगल में चलता था वैसा, तो बोले फिर जंगल से आने की क्या जरूरत है, वही ठीक। तो समाज कैसे चलेगा जो जंगल से हटकर, तो समाज का मतलब है कि हम सामूहिक रूप से फैसले लेंगे, सभी की सहमति से समाज की व्यवस्था के नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर लिए जाया करेंगे। धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, पारस्परिक सहमति से लोग अपने हिताधिकारों की रक्षा स्वयं कर लेते थे। बाहर से किसी गुंडे की, बदमाश की, तानाशाह की, किसी सिंह की, किसी श्रृगाल की आपको जरूरत समाप्त हो गई। आज भी आप अगर इस समाज में जंगल की तरह तानाशाही परंपरा पर रहने लग जाएंगे और सामूहिकता नहीं अपनाएंगे, समान सबके विचार यानी मत के अनुसार आप कोई भी व्यवस्था के नियम नीति निर्णय नहीं पारित खारिज करेंगे, तो आप वहीं पहुंचे मिलेंगे जहां से आए, ये जगह वही बन जाएगी। तो जब कभी भी आपको तानाशाही से बचना है यानी जंगल राज से बचना है कि सबल जो है उसका ही सब कुछ चलेगा और अबल वर्ग सिर्फ उनका शिकार मात्र रहेगा, तो शाह गुलाम मालिक नौकर, दास्य और दास, ये सब ऐसे बने रहो। उसका एक ही तरीका है बचाव का कि आप सामूहिक प्रणाली अपनाइए, समान उहापोह के आधार पे, समान विचार विमर्श के आधार पे, समान सहमति से सबको अपनी मति व्यक्त करने का, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है समान रूप से, तो ये समाज बन गया। समता से ही जन्म हुआ इसका। जंगल में विषमता थी। आपने सुना होगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरुन करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जब राम के प्रताप से ये विषमता मिट गई तो कैसे मिटी? क्योंकि राम के प्रताप से सब समाधिकारी हुए। जो गुंडा कुछ समाज में खड़ा होकर बकने और किसी को किसी पर तानाशाही करने की कोशिश की, राम ने उसे कूट दिया, ये उनका प्रताप हुआ। वो खड़े हो गए तो सब अपने आप बैठ गए। तो सामाजिकता लौट आई, समाधिकारिता लौट आई। तब फिर फूलें फरई सदा तरुकानन रही है जो संगज पंचानन। क्षत्रिय स्तर का कोई आदमी आज भी राजा बनाओ, राजकीय पदों पे चपरासी से राष्ट्रपति तक क्षत्रिय स्तर से नीचे किसी को नियुक्त मत करो, आपका शोषण बंद हो जाएगा। क्षत्रिय कौन है? जिसकी छाती काम कर रही हो, छाती का संबंध है प्रेम से, जिसका प्रेम विकसित हो गया, जो संवेदनशील हो गया, प्रजा के प्रति संवेदनात्मक अगर भाव आपका नहीं है तो आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे। अबल के हितों की रक्षा केवल संवेदना ही कर सकती है। संवेदनशील सेंसिटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राज्य होगा, वही प्रजा के हितों की रक्षा करेगा। जिसका विवेक जाग गया हो, जो वृत्तियों, आदतों, इच्छाओं से ऊपर रहता है, निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष रूपेण जो आपके हिताधिकारों का निर्णय करता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो सर्वसापेक्ष है, समदर्शी है, सबके प्रति निष्पक्ष है, पक्षपातों से मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। अब जिसमें ये लक्षण गुण जो हो वैसा वर्णक्रम आप तैयार कर लीजिए।
तो सब लोग बैठ करके विचार किए तो पता चला कि इस समाज को चलाया कैसे जाए। तो उन्होंने कहा इसकी व्यवस्था होगी वर्णाश्रम व्यवस्था, माने वरीयता पर आधारित होगी। जंगल में जात के आधार पर जो बैठ जाते हैं वो नहीं होगा, ये वर्ण क्रम पर आधारित होगा, जाति क्रम पर आधारित नहीं होगा। इसमें वरीयता लागू होगी, जातीयता नहीं। आज भी आप वर्णाश्रम व्यवस्था अपना लो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, राष्ट्रों का एकीकरण हो जाएगा। जो जो राष्ट्र वर्णाश्रम व्यवस्था अपना लेगा वो ये सारी चीजें, एकीभूत एक ही राष्ट्र बचेगा, यूनिवर्सल नेशन। सप्त भूमि सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। राम जब सत्ता में बैठे तो सारी दुनिया का एकीकरण हो गया और एक ही धर्म था। आज से अगर 3-3,500 साल पहले चले जाइए तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं सनातन धर्म के अलावा। कहीं भी खुदाई करोगे वही मिलेगा। अगर कोई भी 3,000-3,500 साल से ज्यादा प्राचीन कोई आप खुदाई में कुछ मिलेगा तो वहां पे आपको यही कहीं शंकर जी की मूर्ति मिल जाएगी, कहीं विष्णु जी की मूर्ति मिल जाएगी, कहीं ब्रह्मा जी की मिल जाएगी, स्वास्तिक चिन्ह मिल जाएगा। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का 4 आयामी चतुष्पाद सकलो धर्म का स्वास्तिक 4 आयामों का धर्म चिन्ह है। सूर्य में स्वास्तिक, ये देखिए। अब ये स्पष्ट है कि अगर उसके चारों आयाम लागू हों और जब देखा गया कि सृष्टि के 4 ही आयाम होते हैं, उन चारों आयामों में ही मनुष्य भी 4 आयाम वाला है, इसके भी 4 सामर्थ्य तन मन प्राण आत्मा विकसित होती है। क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, व्रत शक्ति, विवेक शक्ति, ये चारों सामर्थ्य इसमें जागती हैं। तो इन चारों क्षमताओं के अनुसार इसकी पोस्टिंग कर दो। इन्हीं को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहते हैं, इन चारों सामर्थ्यों को। अब ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षीय सबका विद्यार्थी जीवन पहले कर दो, क्योंकि सबका मानसिक विकास होगा तभी ये सब समझेंगे, नहीं तो जंगल में ही रह जाएंगे, प्राकृत ही रह जाएंगे। संस्कृत इनको बनाने के लिए भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन पढ़ाना पड़ेगा और चारों क्यूज को विकसित करना पड़ेगा। PQ, IQ, EQ, SQ, 4 क्यूज पूरे विकसित करो 25 साल तक। और जो जितना विकसित हो जाए उसको वैसा प्रशिक्षण दे करके कर्म कौशल का, और आगे गृहस्थाश्रम में कर्म हेतु नियुक्त कर दो, वैसा वो कर्म करता रहेगा, कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व। तो ये आप एक व्यवस्था अपना लीजिए और ये व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सार्वजनिक सहमति से, सार्वजनिक बहुमत से ही हमेशा इस व्यवस्था के सभी नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करो। उसी से सिद्ध होगा कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था कभी नष्ट नहीं होगी। और चूंकि ये सत्य पर आधारित है तो सारे लोग मिलकर के कभी इसको खारिज नहीं करेंगे। स्वतंत्रता दे दो, इसी से सिद्ध होगा कि ये सत्य पर आधारित। वर्णाश्रम व्यवस्था को कभी कोई भी स्वतंत्र समाज खारिज नहीं करेगा जिसको मताधिकार प्राप्त हो, नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने। अभी पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र में ये 12 मताधिकार नहीं। नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने के 6 मताधिकार शासन व्यवस्था में, पारित खारिज, नियम, नीति, निर्णय, तीनों को 3 दूनी 6। और ऐसे ही शासन सत्ता, वो भी आपका विधाता, मंत्री और न्यायाधीश, इसको भी नियुक्त निरस्त करने का मताधिकार जनता के पास दो, बस शांति से बैठो। 12 मताधिकार आप प्रतिष्ठित कर लो, कोई समाज का पुनर्गठन कर लो। अरे कोई 5 आदमी आप तैयार नहीं हो, जंगल से निकल ही नहीं रहे। आप लोग इतने भीषण रूप से पिछड़े हुए हो कि कोई 5 आदमी आप इससे नहीं सहमत हो पाते कि समाज के गठन कर लो। ये पिछड़ापन ही आपकी गुलामी का और तानाशाही में हंटर खाने का और शिकार बनने का, महान शिकारियों का, आपने स्वयं ही ओढ़ा हुआ, कोई दूसरा थोड़ी उड़ाता है। भैंस के गले में सांकल भैंस के कारण ही बंधी हुई है।
बल्कि सुरक्षित महसूस कर रही भैंस उसमें बंधे हुए कि गुलाम बना ले कोई अच्छा है। किसी दूसरे की दुकान में काम करना आप पसंद करोगे, अपनी दुकान खोलने से आपको डर लगता है। क्यों? आपका पशुवत स्टेटस है, आपको विश्वास ही नहीं कि आप जो है दुकान का सामान साबुन तेल सब सही ढंग से रख पाओगे और उसे बेच भी पाओगे, खराब भी नहीं हो पाएगा, आपका सड़ जाएगा। आप खोलिए, अगर आप पिछड़े हुए हैं, आप दुकान खोल, कोई भी दुकान खोल देखिए, आधा सामान सड़ जाएगा, आधा चूहा खा जाएंगे और आप भिखमंगे। ये दशा क्यों आएगी? आपको 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन पहले देना जरूरी है। इसीलिए हमने कहा कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था को कोई कभी खारिज नहीं करेगा। खारिज करते ही जंगल। सार्वजनिक सहमति से ही सभी नियम नीति निर्णय पारित खारिज करना सीखो और मिल करके जो इतनी सी बात से सहमत है कि हम लोग ये अपने नियम कानून अपने समाज के सब स्वयं पारित खारिज किया करेंगे, इतनी सी बात है। और आप समाज का गठन कर लो, आपको कौन सताएगा? कोई मना भी नहीं कर रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा, कोई इसमें पुलिस आड़े नहीं आ रही, कोई संविधान आड़े नहीं आ रहा, कोई राष्ट्र आड़े नहीं आ रहा, कोई सेना नहीं आड़े रही, कोई गुंडा नहीं आड़े आ सकता, क्योंकि जैसे ही आप एकजुट होते हो तो गुंडागर्दी खत्म। ये तो आप बिखरे हुए हो, इसीलिए गुंडागर्दी चलती है। आप अपने समाज के गठन कर लीजिए और बशर्ते कि उसमें ये सार्वजनिक बहुमत का सिद्धांत प्रतिष्ठित हो, वो समाज कभी नहीं टूटेगा, उसमें गुटबाजी कभी नहीं होती। गुटबाजी होती तभी है जब आपने इस सार्वजनिक सहमति का सिद्धांत नहीं अपनाया। जो सहमत है वो बाहर हो जाया करेगा, गुटबाजी की कहां जरूरत है, वो जंगल चला जाएगा। मतलब आप इस सार्वजनिक सहमति से समाज का गठन कर लीजिए, आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही ये द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र स्थापित होता है, कोई भी गुटबाजी नहीं होगी, कोई भी तानाशाही नहीं होगी। तो दो तानाशाह अगर एक ही देश में हो गए तो वो दोनों राष्ट्र का भी खंडन कर लेते हैं। जिन्ना को भी अगर प्रधानमंत्री बनना हो, नेहरू को भी प्रधानमंत्री हो, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत अपने आप आ जाएगा, क्योंकि गुंडे दो हैं। अब तीसरा गुंडा अगर मुजीबुर रहमान भी आ जाए तो एक बांग्लादेश भी तैयार हो जाएगा। चौथा गुंडा अगर अब्दुल्ला आ जाए तो एक कश्मीर राष्ट्र भी अलग से, और बलूच कोई गुंडा खड़ा हो गया होगा तो एक बलूचिस्तान, खालिस्तानी कोई गुंडा खड़ा हो गया सिखों में तो वो खालिस्तान भी अलग हो जाएगा। गुंडों के अधीन तुम कुत्तों जैसी जिंदगी अगर जियोगे तो तुमको दुम हिलाते हुए उनका शिकार होते रहना पड़ेगा और उनके डंडे के अधीन तुमको अपना जीवन यापन करना होगा। यही तुम्हारी नियति होगी जंगल में, यही नियति ही है सभी प्राणियों की। तो जंगल से उठो, समाज का पुनर्गठन कर लो। जिस दिन गठन कर लोगे उसी दिन न्याय समाज का गठन किए हुए कई वर्ष हो गए, आज तक न उसका अता चलता है न पता चलता है। आप सब इतने काहिल, कामचोर और इतने निरीह प्राणी हैं कि गले में सांकल बंधनी ही, केवल समाज गठित कर लो। जितने लोग आजादी चाहते हैं, समस्या से छुटकारा चाहते हैं, राष्ट्र का विभाजन नहीं चाहते हैं, वो सामाजिकता का गठन कर ले, उसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगेगी खुद ही। आप उसको शुरू कर लीजिए, बना लीजिए और हर ग्राम पंचायत में उधर धीरे लागू हो जाएगी। अभी हम इसे कर भी देंगे, सहमत भी करा देंगे सब। थोड़ा हम बिजी हैं खुद ही, इसीलिए आप सबके ऊपर थोड़ा छोड़ रखा है, तो आप लोग सब निवृत्त हैं। ये सब होगा, बहुत सरल है। समाज को सामाजिकता सिखा देना कौन सी बड़ी बात है। तो जंगल में भी जाके आदिवासियों को नहीं सिखाना, बहुत सारे बाहर के सामाजिक बने घूम रहे हैं, वो समाज नहीं है। लोग सामाजिक हैं, समाज नहीं। तो सामाजिक व्यवस्था आ जाती है तो वो सब उस समाज के सदस्य ऑटोमेटिक बनने लगे। अभी सब हम बना भी रहे, इन्हीं 30 सालों में ये सब सुव्यवस्थित हो जाएगा। ये द्विराष्ट्र, त्रिराष्ट्र, 100 राष्ट्र और 50 राष्ट्र, महाराष्ट्र और ये सब समाप्त हो जाएगा। एक ही राष्ट्र होता है, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम। बशर्ते कि इनको आजादी दे दो, क्या मताधिकार दे दो, मताधिकार ही आजादी है। आप सोचते हैं कि अब काहे का मताधिकार, नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का। ऐसा नहीं कि डंडा खाने का
चुनाव करना है आपको कि किसके डंडे खाने हैं, ये मताधिकार ले लो। नहीं, ऐसा नियम नीति में डंडे मारने हैं कि नहीं, इसको पारित खारिज करने। डंडा मारने वाले के चुनाव के लिए आपको नहीं चाहिए, डंडा मारना है कि नहीं मारना है ये तय करने के लिए आपको मताधिकार चाहिए। समझ रहे हैं? तो जैसे ही आप इस बात को अपनाते हैं कि सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी, वर्णाश्रम समाज का गठन कर लीजिए, द्वादश मताधिकार दे दीजिए, अनेक राष्ट्रवाद विदा हो जाएगा, वो दैत्यों के राष्ट्र हुआ करेंगे, जंगली राष्ट्र जो भी बनेंगे, इस सामाजिक न्याय धर्मी राष्ट्र से भिन्न जो कुछ भी बनेगा, द्वादश मताधिकार से भिन्न जो कुछ भी राष्ट्र बनेगा, वर्णाश्रम व्यवस्था से भिन्न जो कुछ भी राष्ट्र या समाज कहीं बनेगा, वो सब उन्हीं का जंगल राज होगा। तो बात स्पष्ट हुई होगी सुधीर जी? जी गुरुदेव, रुपेश जी द्वारा जो प्रश्न किया गया था कि जिसके कारण राष्ट्रों का विखंडन होता है, एक राष्ट्र दो राष्ट्र बनते हैं, तो आज आपने जो उसका आंसर आपने जो 111 प्रस्ताव दिए हैं, उसका एक 55 नंबर प्रस्ताव है महालोकतंत्र, उसके माध्यम से आपने यह उत्तर दिया है। और इसमें और यह भी इसमें स्पष्ट हुआ है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण जनता की सहमति से ही होगा, और उन्हीं की सहमति से कोई सत्ताधीश या व्यवस्था, ये दोनों चीजें चलेंगी, तभी वो राष्ट्र एकीकरण को प्राप्त होगा। और जैसे ही कोई राष्ट्र एकीकरण को प्राप्त होगा तो जितने भी राष्ट्र हैं बाकी सब उसमें धीरे धीरे समाहित होंगे और एक ही राष्ट्र बचेगा, न्यायशील राष्ट्र। धन्यवाद।